This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः माघ कृष्ण द्वादशी दिनांक 10 मार्च 2021 चरक सूत्र सन अध्याय 30 आयुर्वेद शास्त्र शंखं चक्रं जलतां दगतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं पूर्णनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 गुरुभिः अभ्यस्यमानैः उपचय गुरुणां उपचय भवति अपचय लघूनाम् एवमेव इतरेषाम् इति एष भावस्वभावो नित्यः स्वलक्षणं च द्रव्याणां पृथिव्यादीनां सन्ति द्रव्याणि गुणाश्च नित्यानित्याः तर्हि गुरुभिः अभ्यस्यमानैः गुरूणाम् उपचयो भवति अपचय लघूनाम् एष भावस्वभावः नित्यः एवञ्च स्वलक्षणं पृथिव्यादीनां यथा अग्नेः औष्ण्यम् अपान्तर्वत्वम् इत्यादिकं तत्सर्वं स्वभावः संसिद्धम् अतः आयुर्वेदः शाश्वतः इति तत्र फलितार्थः MRI की उपयोगिता के बारे में कहने वाले थे सुप्रभात रिमाइंडर या मैंने कई बार इसके बारे में बोला भी है और फिर से एक बार ये बात दोहराते हैं। कल बात चल रही थी वो इंटीग्रेशन की बात चल रही थी और शुद्ध मिश्रवाद ये काफी पुराना इस प्रकार का वाद है। उसमें ऐसा है कि पहले जमाने में VAM&S ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स था और उसको काफी मेरे ख्याल में करीबन 40 बरस हुए होंगे। और एलोपैथी के भी डॉक्टर्स आकर पढ़ाते थे और आयुर्वेद के वैद्य भी पढ़ाते थे। लेकिन हुआ ऐसे कि एलोपैथी के डॉक्टर का इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा इस प्रकार का हुआ और जो भी वैद्य वहां पे सिखाने के लिए आए थे वो तो अच्छे थे, उसमें कोई संदेह नहीं था। नानद सर या
पुरुषोत्तम प्रसन्नानंद से लेकर मामा जोशी वगैरह वगैरह वो उत्तम चिकित्सक इस प्रकार के थे। फिर भी आधुनिक वैद्यक में जो परिवर्तन आए, जो तथाकथित तरक्की हुई या प्रगति हुई, उसके जरिए बाकी सब साइंसेस अल्टरनेटिव बन गए। आयुर्वेद भी अल्टरनेटिव बन गए और एलोपैथी का ही प्रभाव इतना रहा कि आयुर्वेद करने वाले केवल परंपरा से जो आयुर्वेद कर रहे हैं वही टिके रहे, बाकी कुछ टिके नहीं। और फिर वही पीढ़ी सिखाने के लिए आई जो इंटीग्रेटेड इस प्रकार की थी। फिर भी वो प्रैक्टिशनर्स थे, ये अच्छी बात थी। उसके आगे वाली जो पीढ़ियां थी, कम से कम एलोपैथी की तो प्रैक्टिस करते थे, वो अभी केवल सिखाने वाली पीढ़ी आ रही है। अभी एमडी होकर कॉलेज में लग जाना और पूरे जन्म तक सिखाते रहे, ऐसा ट्रेंड है। और बस उपजीविका हो जाती है, बाकी कुछ करने का सवाल नहीं है, सीखने का कुछ सवाल नहीं है, प्रैक्टिस का कुछ सवाल नहीं है। अभी इस प्रकार की स्थिति है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे छात्र जिनको आयुर्वेद के बारे में भी कुछ मालूम नहीं, एलोपैथी के बारे में भी कुछ मालूम नहीं, और सिर्फ किसी डॉक्टर के सहारे से एलोपैथी की जीपी सीख लेना और वो करते रहना, ऐसा ही प्रकार हो गया। अब इस मिश्रवाद ने केवल एलोपैथी का रूप धारण किया। इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस यानी कि केवल एलोपैथी की प्रैक्टिस, आयुर्वेद का कहीं इसमें समावेश भी नहीं था। तो जो शुद्ध आयुर्वेद वाले थे वो तो बहुत कम हो गए। एक तो बहुत सारे लोग परिवर्तित हो गए थे मिश्रवाद के लिए कि एलोपैथी से हमें कुछ लेना है, इतनी सारी तरक्की एलोपैथी ने की है, तो हम उससे बगैर नहीं रह सकते हैं वगैरह इस प्रकार से। और फिर लोग बहते गए उसमें, और फिर ये पता चला कि अरे आयुर्वेद बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो बह गए एलोपैथी में। तो हमें फिर से आयुर्वेद के बारे में सोचना है, आयुर्वेद का अध्ययन करना है वगैरह इस प्रकार से। और कुछ वैद्य जैसे मामा जोशी वगैरह है, या फिर कोलटकर्स या उनकी परंपराओं में जो वैद्य निर्माण हुए, उन्होंने आयुर्वेद सीखना आरंभ कर दिया, मूल ग्रंथ सीखना, मूल टीका ये पढ़ना इस प्रकार से, और आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू कर दी। शुरू में उसका उपहास हुआ, ये क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये तो भूखे मरेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से उपहास हुआ। और बाद में पता चला नहीं, आयुर्वेद का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, और ये उत्तम यशस्वी चिकित्सक बन गए। नाम उनका हो गया, पैसा अच्छा मिला। तो अभी एक ट्रेंड बदल रहा है कि फिर से पैसा कमाने के लिए, के नाम कमाने के लिए आयुर्वेद करना है, इस प्रकार से पंचकर्म का खास करके इसके लिए प्रयोग करना है। अब ये बात आई कि एलोपैथी हमें सीखनी है या नहीं सीखनी है। तो अभी तक लोगों का यह कहना था कि नहीं, एलोपैथी सीखने के बगैर कुछ नहीं होगा, एलोपैथी सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। मैंने खुद एलोपैथी की एक पंक्ति भी पढ़ी नहीं, एक भी किताब पढ़ी नहीं। फिर भी मुझे जो एलोपैथी का ज्ञान है वो केवल मरीजों के द्वारा प्राप्त हुआ है, रिपोर्ट देख के प्राप्त हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर देख लिया, लेकिन एक भी किताब मैंने पढ़ी नहीं है। कैंसर में इतनी बरस काम कर रहा हूँ, लेकिन कैंसर की भी एक भी किताब मैंने पढ़ी नहीं। तो ये जरूरी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बगैर हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा आयुर्वेद अच्छा होना चाहिए, ये सबसे है।
किसी न किसी तरीके से हमें ज्ञान होना जरूरी है। और ये पॉसिबिलिटीज है कि कहीं हम भूल सकते हैं, लेकिन वैसे सभी डॉक्टर भूल सकते हैं, केवल आयुर्वेद के डॉक्टर ही कर। ज्ञान में अगर कमी है, अनुभव में अगर कमी है, तो भूल हो सकती है। तो अभी हमारे ऊपर दुगनी जिम्मेदारी है। जो मरीज एलोपैथी में कुछ नहीं रहा, इसलिए हमारे पास आ रहे हैं, उनके पास कोई चारा नहीं रहता। जो हम करेंगे वो उनके लिए स्वीकार्य होगा, और रिजल्ट्स नहीं मिले तो भी स्वीकार्य होगा, क्योंकि कुछ लेना देना इस प्रकार का नहीं है, एलोपैथी में कुछ है ही नहीं। लेकिन फिलहाल जब इस प्रकार के रुग्ण आने लगते हैं कि के लिए एलोपैथी में कुछ करने लायक है। अभी अभी ऐसा हुआ है कि कैंसर की शुरुआत में ही मरीज आने लगे हैं, जो मैं बहुत बरसों से जिक्र कर रहा था इसका। अब यहाँ निश्चित रूप से क्या करें, ये एक अहम चीज होती है। लोगों के मन में एलोपैथी साइंस है, आयुर्वेद साइंस है या नहीं है, इसके बारे में संदेह है। तो वो नहीं करेंगे एलोपैथी, तो वो बड़ी भूल कर रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हम दोनों करेंगे, एलोपैथी भी करेंगे और आयुर्वेद भी करेंगे, इस प्रकार से। लेकिन अगर वो आयुर्वेद ही करना चाहते हैं, और मानो कि हमने इन्वेस्टिगेशंस नहीं किए हैं, और बाद में ऐसा कुछ पता चले कि अरे ये बहुत गंभीर मामला है, ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, अब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो शायद ये नहीं देखा गया, इसलिए ये नौबत आ गई। तो ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हमारा ज्ञान और हमारा अनुभव आयुर्वेद में है, एलोपैथी में नहीं है। तो उसको हम कैसे दुरुस्त करें या उससे कैसे बचें, तो हमारे पास, हमारे ऊपर दुगनी जिम्मेदारी है कि एलोपैथी में इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है क्या, सिम्टोमेटिक रिलीफ है क्या, इस प्रकार से। और अगर वो है तो पेशेंट को बता देना कि देखो ये स्थिति है, इस तरीके से इसमें एलोपैथी काम कर सकती है। तुम्हें अगर वो साथ में लेना है, तो तुम किसी कंसल्टेंट को पूछो और वो ट्रीटमेंट साथ में करो। अगर नहीं लेना है, तो पता होना चाहिए कि ये हो सकता था एलोपैथी में, लेकिन मुझे इसमें नहीं जाना है, इस प्रकार से। खास करके इन्फेक्शियस डिसीजेस, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, सेल्यूलाइटिस हो, या और कोई इस प्रकार के इन्फेक्शियस डिसीजेस हो, यूटीआई जैसी प्रॉब्लम हो। और अगर कल्चर सेंसिटिविटी वगैरह सब करके उसमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को, इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को, ये जो स्ट्रेन है वो रेसिस्ट सेंसिटिव है, तो शायद बात बन सकती है कि ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। उसी प्रकार से अगर ऑपरेशन से फायदा होने वाला है, तो उसके बारे में सोचना इस प्रकार का चाहिए। अभी ये हार्निया के बहुत पेशेंट्स आते हैं, इंसिडेंटल हार्निया। और आयुर्वेद के प्रेमी, आयुर्वेद में विश्वास रखने वाले होते हैं, फिर भी ये मामला कठिन है। ऐसे जो विभक्त हो गए हैं उनको साथ में लाएंगे और थोड़ा जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ही शायद बात बन सकती है, नहीं तो ये सर्जिकल ही केस है, ये मेडिकली ठीक होने वाली नहीं है। तो उस अवस्था में हम सलाह दे सकते हैं कि आप सर्जरी करवा लो, इसमें अभी दूसरा कोई चारा इस प्रकार का नहीं है। तो यह ब्रेस्ट लम्प बहुत ही बड़ा है। मैंने मरीज देखे हैं कि 7-8 सेंटीमीटर या उससे भी बड़ा ब्रेस्ट लम्प है, और बायोप्सी भी हुई है, एफएनएसी हुई है, कंफर्म कैंसर है।
तो ऐसी अवस्था में हम आयुर्वेद की चिकित्सा करते रहेंगे तो काफी देर लगेगी, और उसमें अगर रोग की जीत हो जाती है, रोग फैल जाता है, तो भी मुश्किल है। तो मैंने सुझाव दिए है कि आप एलोपैथी में जाकर देखिए, तो पहले केमोथेरेपी करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, फिर केमोथेरेपी करते हैं, फिर रेडिएशन करते हैं, फिर भी सिम्टोमेटिकली पेशेंट्स अच्छे रहते हैं। फिर ER PR HER2 स्टेटस क्या है, इसके ऊपर प्रोग्नोसिस निर्भर रहेगा। लेकिन एक तसल्ली हो जाती है कि मरीज को ये भावना होती है कि इन्होंने मेरे हित के बारे में सोचा है। इस प्रकार से केवल आयुर्वेद के अभिनिवेश में जाके केवल आयुर्वेद ही करना है, ऐसी सलाह मैंने नहीं दी है। तो एलोपैथी में इसके बारे में क्या हो सकता है, ये सोच कर निर्णय लेना, ये एक जरूरी इस प्रकार का है। और इसलिए मैं इंटीग्रेटेड नहीं कहता, मैं होलिस्टिक कहता हूँ। उस मरीज के लिए सर्वांगीण विचार से जो योग्य है वो करना बेहतर है, और उसमें साथ में आयुर्वेद होना ही है। जब एलोपैथी की ट्रीटमेंट चलती है तो आयुर्वेद प्रधान, एलोपैथी प्रधान हो जाती है। केवल आयुर्वेद की करेंगे तो आयुर्वेद प्रधान होता है। लेकिन अगर दोनों ट्रीटमेंट साथ में चालू है तो लोग उसी को ज्यादा महत्व देते हैं, आयुर्वेद को महत्व देते हैं। ये स्पष्ट इस प्रकार से। फिर रही बात, ये हम कैसे समझे, तो क्लिनिकल जजमेंट्स पे पुराने जमाने में ये सब चलता था। और क्लिनिकल जजमेंट्स बहुत अच्छी होती थी। अभी हमारे क्लिनिकल जजमेंट्स छूट रही है, क्योंकि हम भी आदी हो गए इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस। अल्लाह परांजपे का कहना था कि उसकी माँ जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करती थी, वो पीवी करके उसको जो समझ में आता था, या मतलब वेलेंकर को जो पीवी करके समझ में आता था, वो अभी के वैद्यों को नहीं समझ में आता। हमें सोनोग्राफी करनी पड़ती है, स्कैन करना पड़ता है इसके पास। तो ये क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत बरस करते रहने का फल है। अब हमारे हाथ से अगर वो छूट गया है, तो शायद हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। अब इन्वेस्टिगेशंस का सहारा लेंगे तो हम शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सक रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक दूसरे आपत्ति है। कुछ वैद्यों का ऐसा कहना है कि मुझे ये कुछ भी देखना नहीं है, और मैं केवल आयुर्वेद की दृष्टि से देखूंगा, और केवल आयुर्वेद की दृष्टि से प्रैक्टिस करता रहूंगा, तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं नहीं मानता। क्योंकि मैंने काफी मरीज ऐसे देखे हैं, हमें आयुर्वेद की दृष्टि से अगर समझना है तो हम किस प्रकार से समझेंगे, हमारे साथ साधन क्या है। नाड़ी परीक्षा एक अच्छा साधन हो सकता है अगर आपकी उसमें उतनी ज्यादा तरक्की हो तो, लेकिन ये सब्जेक्टिव है। और सभी जगह इसी प्रकार से नाड़ी से अगर ज्ञान होता रहेगा तो कोई आपत्ति नहीं है। दादा हर्डीकर का मैंने किस्सा सुना था कि उन्होंने नाड़ी देखकर बताया था कि इसोफेगस में कुछ प्रॉब्लम है, और परीक्षा के बाद पता चला कि वहाँ इसोफेगल कैंसर है। ये मैंने पहला उदाहरण ऐसा देखा है कि नाड़ी के आधार पर इसोफेजियल कैंसर के बारे में डायग्नोसिस दादा हर्डीकर ने किया था। उन्होंने कैंसर नहीं बोला था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है ऐसा बोला था। ये भी सही है, लेकिन अगर हम इसके काबिल है तो अलग बात। दूसरे किसी तरीके से भी अगर आपको इसका पता चले, अन्ना से पटवर्धन के बारे में बता करते थे कि वो नाड़ी देखकर बताते थे कि किडनी में तुम्हारे स्टोन्स हैं, एक्सरे करवा लो। उस जमाने में एक्सरे बहुत नया टेक्निक था। और एक्सरे करवाते तो पता चलता कि रियली स्टोन्स है, इस प्रकार से।
तो शेंडे सर ने उनको पूछा कि आपको नाड़ी से कैसे पता चलता है कि स्टोन से? तो उन्होंने कहा नाड़ी तो मैं एक केवल माध्यम के रूप में प्रयोग करता हूँ। वास्तव में मैंने गायत्री पुरस्चरण किया है 24 लाख गायत्री का, और पूरी बॉडी मुझे अंदर से दिखाई देती है, जैसे स्कैनिंग होता है उस प्रकार से मुझे दिखाई देता है। तो मैं सिर्फ बता देता हूँ, ये तो एक प्रकार की सिद्धि है। इस प्रकार के गायत्री पुरस्चरण करके अगर आपको ज्ञान होता है तो सही है, लेकिन कितने लोग गायत्री पुरस्चरण करने वाले? 24 लाख जो गायत्री का कौन करने वाला? तो ये भी मुश्किल है कि इसी तरीके से हमें किसी ना किसी तरीके से अगर हमें भीतर वाली चीजों के बारे में ज्ञान हो, योगी के लिए ये पॉसिबल है इस प्रकार से, लेकिन उतना योग का अभ्यास होना चाहिए। तो ये नहीं है। तो अभी ये सब परीक्षण जो है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण इस प्रकार का है जिसमें बायस कोई भी नहीं है। कोई भी आदमी देख सकता है। हाँ, सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन मॉडर्न मेडिसिन के तरीके से, ये अहम बात है, क्योंकि उसमें जो डायग्नोसिस निकल आएगा वो एलोपैथी का डायग्नोसिस निकल आएगा। एक अच्छा मुद्दा ये होगा, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से हमें क्या देखना है, हमें क्या सोचना है, ये समझ पाएंगे और उसके लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। समझो कि कैंसर है और मुझे दृश्य विनिश्चय करना है कैंसर का। मैं अभी जो तो दृष्टि लक्षण सो तो दृष्टि कारण अवयव इसके आधार पर कर रहा हूँ, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी से मुझे पता चले कि ये मांस दृश्य है या रक्त है, सिरा है वगैरह इस प्रकार से, तो ठीक है। हमारे हिसाब में अगर उसका ज्ञान हो जाए और उसके उस ज्ञान के आधार पर अगर मैं कुछ चिकित्सा दे सकूं, तो एलोपैथी क्या वही कर रही है। तो उसका जो ढांचा होना है वो आयुर्वेद होना चाहिए। सतांच रूपाणाम अतिसन्निकर्षात् अतिकविप्रकर्षात् आवरणात् कर्ण दौर्बल्यात् वगैरह वगैरह, ये जो बातें बताई गई है, क्या अनुपलब्धि वस्तु मौजूद होने के बावजूद भी उसका ज्ञान हमें नहीं होता है, और ये सभी दिक्कतें अभी टेक्नोलॉजी से दूर हुई है। तो ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का उस प्रकार से प्रयोग करेंगे, और इसमें हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं आयुर्वेद से दूर गए, हमने एलोपैथी अपना ली, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन एलोपैथी में हो रहा है, कन्वेंशनल मेडिसिन में हो रहा है, और उसके जरिए हम हमारा कुछ निदान इस प्रकार का कर रहे हैं। ये थोड़ा बादरा है इस प्रकार का संबंध है। अगर सीधा उसे उससे हमें आयुर्वेद के बारे में ज्ञान होता जाए, जैसे मैं बात कह रहा था कि वातुजुष्ट पित्तजुष्ट कफजुष्ट रक्त, इसके बारे में तो कोई एलोपैथी में तो कोई है ही नहीं। इसको अगर हम भली भांति एस्टेब्लिश कर सकेंगे तो आयुर्वेद में स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल होगा कुछ हद तक। वेरिएशन वैसे भी रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स को लेकर हमारे सामने कुछ चीजें होगी, और फिर सभी वैद्यों के लिए एक अच्छा इस प्रकार का हिस्सा रहेगा। तो मैं टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने के पक्ष में हूँ, और इसमें आयुर्वेद में क्षति आती है ऐसा नहीं मानता हूँ। वैसे स्कंद कोश का कार्य इसको रेक्टल सर्कुलेशन कंप्यूटर के आधार पर ही करे, और अभी पता चलता है कि अगर वो हम नहीं करते तो काफी अधूरा इस प्रकार का रहेगा। प्रातिपदिक कोश का कार्य भी कंप्यूटर पर ही करना है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो टेक्नोलॉजी कैसे प्रयोग करें, तो इसके बारे में सोचना है। कैन वी ट्रीट falciparum malaria with ayurvedic medicine as it is fatal if not treated aggressively according to allopathy?
Is there any example which has been treated with your Ayurvedic medicines? Also, I have read Bhagavadikar sir has treated his sons having diphtheria with Ayurvedic medicines at that time. ये ऐसी चीज है ना, ये तो इस प्रकार के आते रहेंगे और हमें ट्रीट करना ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सवाल ये है कि इस प्रकार के जो मरीज है, जब तक हम उनको ट्रीट नहीं करेंगे फाल्सीपरम मलेरिया के बारे में, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और वैसे इतने सारे लोग एलोपैथी में मरते हैं, जहां आयुर्वेद में अच्छी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट दी नहीं जाती और पेशेंट्स मरते हैं। उनके बारे में क्या कहना है? अरे कम से कम कारण को ढूंढना चाहिए था, लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए था, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की जो बातें हैं। या मैंने काफी एडवांस केसेस कैंसर के ट्रीट किए हैं जो निश्चित रूप से मरने वाले थे, वो हमारे शास्त्र के मुताबिक जीवित रहे, अच्छे खासे जीवित रहे। उनके बारे में क्या कहेंगे हम? तो केस टू केस ये डिफरेंट होगा। कोई एक पर्टिकुलर डिसीज लेके उसमें आयुर्वेद कर सकता है, नहीं कर सकता है। आयुर्वेद की अपनी अपनी साध्या सत्यता, इस प्रकार का विवेक है। और असाध्य व्याधि को कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता, चाहे आयुर्वेद वाला हो, एलोपैथी वाला हो। जब पता चलता है कि नहीं होने वाला तो नहीं होने वाला, इस प्रकार से। तो इसके बारे में कोई संदेह मन में नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे बस की बात नहीं, एक शास्त्र की मर्यादा और व्यक्तिगत मर्यादा, इसमें अंतर। तुम जो बात कर रहे हो वो शास्त्र के मर्यादा की बात कर रहे हो। तुम कौन होते हो शास्त्र के मर्यादा के बारे में बोलने वाले? तुम्हारा ज्ञान क्या है, तुम्हारा अनुभव क्या है, तुमने आयुर्वेद कितना पढ़ा है? जितना तुमने पढ़ा है उसको तुम आयुर्वेद अगर समझ रहे हो तो ये भूल है, बड़ी भूल है। मैं भी बोलना नहीं चाहता आयुर्वेद शास्त्र क्या है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत गहन है। और मेरी व्यक्तिगत मर्यादा हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। किसी को मैं ट्रीट कर रहा हूँ और ट्रीट नहीं हो रहा, चाहे साध्यावस्था भी हो और ट्रीट नहीं हुआ और मृत्यु हो गई, ये बात हो सकती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एलोपैथी में ये बातें हरदम होती ही रहती है, पूरे विश्व भर में होती रहती है। उनके बारे में कोई सोचता नहीं है इस प्रकार से कि अरे ये गलत कर रहे हैं, इनको देखना चाहिए था, दूसरा कुछ ऑप्शन है क्या, ये देखना चाहिए था, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। कल जो मैंने बात की थी कि एलोपैथी वाला आदमी नहीं सोचता कि मुझे आयुर्वेद सीखने की, होम्योपैथी सीखने की जरूरत है, ये मेरी शास्त्र की मर्यादा है, इसके आगे मैं बढ़ नहीं सकता। वो नहीं सोचता। बहुत ही कम लोग उसमें है कि उसके बारे में सोचना, इसका सोचते हैं। यानी इन्वेस्टिगेशन के बेस पर निदान न करके आयुर्वेदीय निदान की पुष्टि के लिए इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी अलग चीज है। एक उदाहरण बताता हूँ कि कामला हुई है और मरीज हमारे पास आया। जब हम परीक्षा कर रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि ये रुद्धपत कामला है कि श्वेत वृक्ष, इस प्रकार का। अब केवल आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखेंगे तो सोचेंगे कि रुद्धपत कामला है, कफ का नाश करना है और फिर ये ठीक हो जाएगी। श्लेष्मणा रुद्ध मार्गंतम पित्तम कफ रयुजे, इस प्रकार की चिकित्सा का अवलंबन करना। हमने वो किया और फायदा नहीं हुआ। और फिर सोनोग्राफी की तो सोनोग्राफी में पता चला कि मेटास्टेसिस है लिवर में या फिर प्राइमरी लीजन है, दिख रहा है सोनोग्राफी में। उसको हम टाल नहीं सकते कि ये दिख रहा है, ये चीज इस प्रकार से। और चाहे वो कोलेंजियो कार्सिनोमा हो, चाहे पेटिसोलियर कार्सिनोमा हो, लेकिन कामला डिसीज नहीं है, कामला केवल उपद्रव है उसका।
और मूल डिसीज की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो ये अगर नहीं करेंगे तो नौबत आ जाती है। अभी फिलहाल एक हुआ था, किसी ने वैद्य ने एक मुझे केस रेफर कर दी, डायरेक्ट सीधा पुनर्वस अस्पताल में एडमिट करवाया और मुझे फोन करके बताया कि मैंने इस प्रकार का केस एडमिट किया है, कामला है, आप जाकर देखिए। उम्र भी ज्यादा थी, 75 वगैरह ऐसे कुछ। जब मैंने देखा तो क्लिनिकल पिक्चर रुद्रपता कामला का था, लेकिन वृद्धि वैसे हाथ में लग नहीं रही थी लिवर की। तो मैंने इन्वेस्टिगेशंस करवाई तो पता चला कि ट्यूमर है। फिर अल्फा प्रोटीन किया, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बहुत एग्रेसिव इस प्रकार का दिखाई दिया। अब अगर मैंने इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाई होती और ये केस एलोपैथी में चली जाती बात में, तो बोलेंगे ये क्या कर रहा है, केवल कामला हेपेटाइटिस करके ट्रीट कर रहा है। वास्तव में ये कामला इज सेकेंडरी, हेपेटाइटिस इज सेकेंडरी। मूल रूप से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो की नहीं। ये मेरी भूल है। शायद जिस वैद्य ने भेजा उसने भी ये देखा ही नहीं था कि क्या है कंडीशन एक्चुअली। और फिर वो ज्यादा टिकी नहीं वो केस। मैंने इन्वेस्टिगेशंस करवाई, फिर दवाइयां शुरू की। मैंने कहा कि बहुत डिफिकल्ट है प्रोग्नोसिस इसका, और 4-5 दिन में मौत हो गई उस पेशेंट की। तो कामला हे लक्षण, कामला व्याधीशिवाय कशात कशात दिसते हे लक्षण कोशात पाहिल्यास ही इतर गोष्टी कळू शकतील। नहीं समझ पाए क्योंकि कैंसर जिस दृष्टि से अभी उभर आया है, यह हमारे ग्रंथों में है नहीं। लोग बिठाने की कोशिश करते हैं कि अर्बुद है वगैरह वगैरह, लेकिन ये मॉडर्न को ही लेकर कर रहे हैं। उस जमाने में अगर इतने बड़े पैमाने पर कैंसर था ही नहीं, तो लक्षण कोश में ये कहाँ से आएगा। उस जमाने में अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह थी ही नहीं, इतना पोल्यूशन था ही नहीं, तो ये कहाँ से हमें ग्रंथों में मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि सभी ज्ञान ग्रंथ से ही मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है अभी की स्थिति में। क्योंकि जीवन शैली इतनी बदल गई है और इतने सारे नए हेतु उत्पन्न हुए हैं जिनके बारे में कोई भी जिक्र ग्रंथों में नहीं है। कैसे समझेंगे हम उनको। हाँ, तो फिलहाल कॉन्टेम्पररी जो साइंसेस है उसी का सहारा लेना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, कि क्या क्या कारण है अभी कैंसर के लिए। कल ही मेरा लेक्चर हुआ था चरक का स्टडी ग्रुप जो है गोपाल वशिष्ठ के द्वारा संचालित। इस प्रकार से डॉक्टर बघेल, एम.एस. बघेल की स्मृति में उनकी एक व्याख्यान की श्रृंखला चल रही है हर महीने में। पिछला व्याख्यान खांडेल सर का हुआ था, कल मेरा हुआ। तो बहुत सारे कारण है कैंसर के, और उसमें नवीनतम कारण ही ज्यादा है जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं रहेगा। यही स्थिति इस प्रकार के कामला वय के लक्षणों के बारे में। पेनलेस इमेचुरिया ये लक्षण अगर हम सोनोग्राफी नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा कि किडनी में कैंसर है इस प्रकार से, या अगर हम यूरिन साइटोलॉजी नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा कि अंदर कैंसर बढ़ रहा है इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में रक्तपित्त है, रक्तपित्त की चिकित्सा थोड़ी देर के लिए काम में आ सकते हैं, उससे रिलीफ मिल सकता है, लेकिन फिर भी ये हमारा निदान नहीं रहेगा। रक्तपित्त ये निदान नहीं है। निदान अगर हमारा ब्लैडर कैंसर या किडनी कैंसर इस प्रकार का है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा प्रबंध करनी है। तो एक बार हमने निश्चित कर लिया कि ये कैंसर है, तो कैंसर के लिए कैसे चिकित्सा करनी है उसके बारे में अलगता से सोचना है। चाहे वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो, कोलेंजियो कार्सिनोमा हो, लिवर कैंसर हो, या फिर किडनी कैंसर वगैरह इस प्रकार ब्लैडर कैंसर।
तो अभी के हालात में ये मुश्किल होता है। मेरी एक मरीज थी, अम्लोपित्त की शिकायत थी, बहुत सारे मानसिक कारण थे, उल्टी होती थी, उससे ठीक लगता था। फिर उन्होंने जाकर इन्वेस्टिगेशंस करवाई और फिर पता चला कि ब्रेन में कैंसर है, एस्ट्रोसाइटोमा। वो मेरे बहुत विश्वास के पेशेंट थे, लेकिन छूट गए। उनको ये लगा कि इस वैद्य को पता ही नहीं चला कि ब्रेन में ट्यूमर है। वो अम्लपित्त की ट्रीटमेंट करते रहे और उससे रिलीफ भी था, ऐसा भी नहीं था कि उससे रिलीफ नहीं था, सिर्फ ये बार बार हो रहा था। इसलिए उन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर की सलाह लेके इन्वेस्टिगेशंस करवाए। तो ये बात है। एक दूसरी मरीज मैंने देखी थी, अमेनोरिया था, 3-4 बरस रजत प्रादुर्भाव नहीं हुआ। जनरली इस अवस्था में सोनोग्राफी करेंगे। उसने ब्रेन एमआरआई करवाया और फिर पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में एक कैंसर है, ट्यूमर है। अब वो मेरे पास आई कि ये कैंसर के लिए ट्रीटमेंट करो। और मुझे भी आश्चर्य लगा कि उन्होंने ब्रेन एमआरआई करवाया, सोनोग्राफी नहीं करवाई। इस एलोपैथी के डॉक्टर का क्लिनिकल डायग्नोसिस अच्छा था, ऐसा मान लेना चाहिए इस प्रकार से। फिर नौबत आई कि उनका कहना था कि वो निकाल देवे, एलोपैथी का कहना था, और वो डिफिकल्ट था निकालने में। तो मैंने कहा ठीक है, दूध पे रहो, हमारी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। फिर 2 बरस के बाद फिर से एमआरआई हुआ। सिम्टम्स तो कुछ भी नहीं थे, केवल हमें रहा इतना ही सिम्टम्स, और उम्र करीबन 35-38 वगैरह इस प्रकार की बात में हुई। और फिर ट्यूमर वैसा ही रहा, ट्यूमर में कुछ परिवर्तन नहीं आया, पीरियड्स भी नहीं आए, ऑपरेशन भी नहीं किया। वो अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है, अभी उसको मेरे ख्याल में 5-6 बरस हो गए हैं। अभी वो कंसिस्टेंसी नहीं है ट्रीटमेंट में। लेकिन कहने का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशंस अगर नहीं होगी इसमें तो पता नहीं चलेगा। बागेवाड़ीकर के पास एक केस थी, ये टैलस बोन में कैंसर था। उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस करवाई तो पता चला कि थायराइड में मूल रूप से कैंसर है, और उसका नतीजा ये टैलस बोन में कैंसर इस प्रकार का। अब उनका तो एलोपैथी का ज्ञान अच्छा था। ये पुराने जमाने वाले जो वैद्य हैं, वो उन्होंने एलोपैथी भी उस समय अच्छी सीख ली थी। अंतरकर्सर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। उनका एलोपैथी का ज्ञान किसी एलोपैथी के डॉक्टर से भी बेहतर था, और इन्वेस्टिगेशंस वगैरह में माहिर थे, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, क्या करनी है। ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक देते, वो एक अलग चीज है। ट्रीटमेंट में कोई भी एलोपैथी का ड्रग नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन एलोपैथी का ज्ञान बहुत अच्छा इस प्रकार का। उसमें ऐसा है कि मानव के आयुष को मर्यादा है, उसके समय को मर्यादा है, तो हम सभी सीख पाएंगे ये पॉसिबल ही नहीं। हम आयुर्वेद भी सीखेंगे, एलोपैथी भी सीखेंगे, किसी ना किसी के ऊपर अन्याय हो जाएगा अगर हम एलोपैथी सीखना आरंभ करेंगे। तो आयुर्वेद उतना सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका उतना समय ही उसमें दे नहीं पाएंगे। तो बेहतर ऑप्शन है कि एलोपैथी के तज्ञ का सहारा ले ले। अगर आप ओपिनियन लेना चाहते तो आप ओपिनियन जरूर ले सकते हैं। मैंने वो एक मुद्दा थोड़ा सा अधूरा छोड़ा कि हमारी व्यक्तिगत मर्यादा और शास्त्र की मर्यादा, इसमें अंतर है। शास्त्र की मर्यादा के बारे में बोलने के लिए किसी भी आयुर्वेद के व्यक्ति का अधिकार नहीं है। मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट कर रहा हूँ, मुझसे लेकर जो वैद्य रियली सभी ग्रंथों को पढ़ चुका है, सभी तरीके से आयुर्वेद को जानता है, प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, वो ही शायद इसके बारे में बात कर सके कि आयुर्वेद की मर्यादा क्या है। व्यक्तिगत मर्यादा हर एक की होती है, एलोपैथी के डॉक्टर की भी होती है, हमारी भी होती है, उसमें कोई मर्यादा संभव नहीं है। हमसे भी भूल हो सकती है, उसमें भी संदेह नहीं है। भूल न हो इसके लिए हमें सजग रहना चाहिए, और
कई बार ऐसा बताया जाता है कि आयुर्वेद वाले लोग केवल आयुर्वेद आयुर्वेद करते रहते हैं और मरीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। एलोपैथी में उसका कुछ होने वाला है और वो उसके बारे में सोचते ही नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये केवल आयुर्वेद वालों के लिए लागू है ऐसा नहीं है, एलोपैथी वालों के लिए भी लागू है। इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि लाइफस्टाइल चेंज करनी है, इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि मानसिक कारण बहुत ज्यादा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। इसमें ये चीजों का फायदा हो सकता था, उसका एलोपैथी के डॉक्टर ने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में। ये हम भी पूछ सकते हैं कि तुमने केमोथेरेपी रेडिएशन ऐसा ही करते रहे हो, मानसिक स्थिति के बारे में, बाकी खाने पीने के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो इस प्रकार से। ये अगर करते तो ये मरीज की हालत ज्यादा अच्छी रहती अब की स्थिति में। तो केवल एक दूसरे को दोष देते रहना इसमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें सोच समझ कर सभी करना है। And number of hospitals are increased nowadays. Students are getting house posts right from second year with earning 15 to 20,000 per month for 6 to 8 hours duty. Then it becomes difficult to motivate those for doing Ayurveda. How should we take effort for such students? मुश्किल है बताना। ऐसा है, अगर शुरू से ही आयुर्वेद के बारे में हमने सोच लिया है तो हम आयुर्वेद करते रहेंगे, वैद्यों के पास जाते रहेंगे। अब एलोपैथी के अस्पताल में इस प्रकार का एक्सपीरियंस लेना, ये पैसों के लिए है या एलोपैथी पसंद है इसके लिए है, इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर उसके ऊपर आयुर्वेद के कुछ भी संस्कार नहीं हुए हैं, आयुर्वेद के बारे में वो कुछ जानता ही नहीं है, तो संभवतः मेडिकल में आए हैं, डॉक्टरी करनी है तो डॉक्टरी सीखनी पड़ेगी, कॉलेज में सीख नहीं रहे हैं तो बाहर सीखेंगे और उसके साथ पैसा मिलता है तो ठीक है। इसी प्रकार से लोग सोचेंगे, उसमें कोई गलत बात इस प्रकार की नहीं है। उसके बाद में अगर उसको पता चलता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, ये मैं क्या देख रहा हूँ एलोपैथी का अस्पताल में जाकर, और आयुर्वेद कितना महान है, मुझे आयुर्वेद सीखना चाहिए, मुझे आयुर्वेद करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसी अपेक्षा उसके मन में उत्पन्न होती है तो शायद बात बन सकती है कि वो आयुर्वेद में आए, किसी अच्छे वैद्य के साथ रहे। ये अभी जो इस प्रकार का जो प्रचलन चल रहा है ऑनलाइन, उसमें शामिल हो जाए वगैरह वगैरह, तो आयुर्वेद के बारे में पता चलता रहेगा और वो परिवर्तित हो सकता है। अशोक परांजपे के पिता इंटीग्रेटेड कोर्स से हुए थे, उनकी पूरी एलोपैथी की प्रैक्टिस थी। हर रोज 35-40 इंजेक्शन लगते थे उनके प्रैक्टिस में, ये तो सभी जीपी का यही हाल। और उनकी पत्नी, वो मामा वकील की छात्र है, वो शुद्ध आयुर्वेदिक है। हुआ ऐसे कि उन्होंने किसी एक मरीज को पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दिया, और रिएक्शन आ गई, और बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन आ गई। उन्हें तो एलोपैथी का ज्ञान था, उन्होंने जो भी कोशिश करनी है वो कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन स्थिति ऐसी आ गई है बचने वाला नहीं है। तो फिर पत्नी ने उसमें हिस्सा ले लिया, उन्होंने आयुर्वेदीय दवाइयां दे दी और मरीज बच गए। इसका इतना बड़ा परिणाम उनके मन पर हुआ कि उन्होंने एलोपैथिक प्रैक्टिस पूरी छोड़ दी और आगे सिर्फ आयुर्वेद की प्रैक्टिस। ये बड़ा अजीब उदाहरण इस प्रकार का है। तो ऐसा भी हो सकता है इतने वर्षों के एलोपैथी के प्रैक्टिस के बाद भी कोई अगर व्यक्ति समझ ले कि नहीं मुझे आयुर्वेद ही करना है, इस प्रकार से वो कर सकता है। ऐसी स्थिति नहीं है नहीं कर सकता, ऐसे नहीं। सवाल ये है कि आयुर्वेद हमारे मन में अगर छा जाता है कि नहीं ये सबसे बढ़िया है और मुझे यही करना है, अगर शुरू से हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाद में ये मुश्किल होती है थोड़ी सी, पूरी तरीके से इसमें जाने के लिए, करने के लिए। लेकिन टर्निंग पॉइंट किसी भी के भी आयुष में कभी भी आ सकता है।
तो हमें कोशिश करनी है कि जितने लोगों तक हम आयुर्वेद पहुंचा सके, जितने छात्रों तक आयुर्वेद पहुंचा सके, उतना पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मूल रूप से मूल ग्रंथों से ज्ञान मिलता रहे और प्रैक्टिस उसके साथ में रहे, मरीज देखते रहे और मरीज कैसे ठीक होते हैं ये भी आयुर्वेद में देखते रहे वगैरह इस प्रकार से। तो अभी मैं मानता हूं कि 3-4 टायर सिस्टम होनी चाहिए कि आयुर्वेद में आने से पहले ही आयुर्वेद के बारे में जानकारी हो तो ज्यादा बेहतर है। अभी कई वैद्यों के अपत्य आयुर्वेद कोर्सेस में है, काफी लोगों ने पूरा भी कर लिया है, तो उनके घर में आयुर्वेद है तो उन्हें तो पता है आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट क्या होती है वगैरह इसके पास। उनके लिए रास्ता थोड़ा आसान होता है क्योंकि घर में ही प्रैक्टिस है, घर में ही सीखने की उम्मीद रख सकते हैं वगैरह इस प्रकार से औषधिकरण चलता रहता है। अभी कुछ मरीज ऐसे हैं जो वैद्यों के संपर्क में आए हैं, आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं और उनके अपत्य आयुर्वेद में आना चाहते हैं, वो भी अच्छा है। उनको भी, उनके भी घर में आयुर्वेद है, वो भी आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं, तो उस लड़के का माइंडसेट भी उसी तरीके का है। तो ये भी ठीक है। बाकी लोग जिनको आयुर्वेद के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये बहुत ज्यादा होगा। केवल डॉक्टर बनना है इसलिए बीएमएस में आ गए, एमबीबीएस का एडमिशन नहीं मिली इसलिए एडमिशन ले, अब ना कि किसी वैद्य के संपर्क में आए, ना कोई आयुर्वेद की प्रैक्टिस देखी, आयुर्वेद सीखने की कोशिश हुई। इन छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है पूरे देश भर में। अब इनको हम कैसे समेट ले, इनको कैसे आयुर्वेद के लिए प्रोत्साहित करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी फिलहाल छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष मंत्रालय से शायद, मुझे पता नहीं है, बुजुर्ग वैद्यों के व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए पूरे देश भर। ये अच्छा कदम उठाया गया। आज मेरा व्याख्यान है दोपहर में 3:30 बजे। हाँ, मैं भूल गया बताने के लिए, वो अचानक मैंने स्वीकृत किया, इस व्याख्यान को स्वीकार किया और मैं भूल गया कि आज वास्तव में योग सूत्र का होता है। तो ये व्याख्यान 3:30 से मैंने कोशिश की समय बदलने की, लेकिन नहीं हुआ, तो आज योग सूत्र का पठन नहीं होगा, अगले बुधवार को करेंगे। और 3:30 से 4, 4:30 बजे तक होराइजन्स ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद क्षितिज, इस विषय में मेरा व्याख्यान होगा फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए। तो शुरू से ही अगर पता चले कि आयुर्वेद महान है, आयुर्वेद अच्छा है और आयुर्वेद सीख कर आयुर्वेद ही करना है, तो कुछ छात्र इसमें से बदल जाएंगे। जो इस तरीके से सोचते हैं कि हमें आयुर्वेद करना है लेकिन आयुर्वेद के बारे में कौन बताएगा, कहाँ से प्रैक्टिस सीखेंगे, इसके बारे में पता नहीं है, तो अभी एक ट्रेंड बन गया है पुणे में आकर प्रैक्टिस सीखने का बीएमएस होने के बाद। तो ये थोड़ा अजीब है क्योंकि बहुत सारे वर्ष निकल जाते हैं और इसमें पता नहीं चलता आयुर्वेद क्या है। फिर भी मैं मानता हूं कि जिन कुछ छात्रों ने इस प्रकार से पुणे में आकर शिक्षा ले ली है या केरला में जाकर शिक्षा ले ली, मेरे यहाँ 2 छात्र पंजाब से आए, एक जापान से आए, इस प्रकार से, तो ये बीएमएस होने के बाद इस प्रकार से कर रहे हैं। हमारा एक दूसरा छात्र था जो लास्ट ईयर में था, तब मेरे पास आया और संयोग से उसी बरस ये गुरुकुल शुरू हुआ। वो तो पहले एलोपैथी सीखने वाला था, गुरुकुल के बाद वो पूरी तरीके से बदल गया और उसने शुद्ध आयुर्वेद प्रैक्टिस अपना अस्पताल खोला है शुद्ध आयुर्वेद का ओतूर जैसे क्षेत्र में। तो ये काफी दिलचस्प इस प्रकार की बातें हैं।
तो अगर शुरू से ही इसके बारे में कुछ पता चले कि आयुर्वेद महान है, कॉलेज में आयुर्वेद नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन ये आयुर्वेद की कमी नहीं है। तो जहाँ आयुर्वेद है वहां जाकर सीखना पड़ेगा। अभी ये राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ वगैरह इसके बारे में भी कुछ प्रयास चल रहे हैं। राष्ट्रीय गुरु इस प्रकार की मान्यता कुछ लोगों को मिली है और उनके पास जाकर छात्र पढ़ते हैं, उनके उसके लिए शिष्यवृत्ति भी मिलती है। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी शिष्यवृत्ति देकर मेरे पास छात्रों को रखूंगा इस प्रकार से, क्योंकि मैं तो अभी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में गुरु नहीं बन सका हूँ इतने सारे वर्षों के बाद। तो अगर इस प्रकार की सीखने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, मौका प्राप्त हो जाता है, तो ये बात हो सकती है। और छात्रों को इसके बारे में अवगत कराते रहना, ये अहम चीज है। महाराष्ट्र में गुरुकुल प्रचलन में है और उसके जरिए काफी लोगों को, छात्रों को पता चल जाता है, जो गुरुकुल में आते हैं वो बदल जाते हैं। ये काफी हद तक देखा है इस प्रकार से। लेकिन गुरुकुल का इम्पैक्ट 1 महीना 2 महीने इस प्रकार का रहता है, बाद में कुछ छात्र उसमें से छूट जाते हैं। जो किसी वैद्य के पास जाकर पढ़ना आरंभ करते हैं या प्रैक्टिस देखना आरंभ करते हैं, वो टिकते हैं, बाकी फिर भी छूट जाते हैं। तो ये जैसा ग्रंथ वाचन है, इस प्रकार की एक्टिविटी में उसको शामिल होना है जन्म भर के, तो आयुर्वेद में टिका रहेगा। कॅन्सर चिकित्सा करताना दोष धातू मल स्रोत साहित्य आयुर्वेद मटेरियल्स करतो, तर इन्व्हेस्टिगेशन में कामाचे पडू शकते, ये है। या इन्वेस्टिगेशन के जरिए कहीं दूसरी जगह स्प्रेड हो रहा है और उसके बाद उसके बारे में कुछ गंभीरता हो सकती है, तो उसका पता लगना चाहिए। तो ये बात निश्चित है कि हम इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस बिल्कुल देखनी ही नहीं है ऐसा भी नहीं करते। प्रैक्टिस तो आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार, आयुर्वेद के निदान के अनुसार, दूष्य क्या है, दोष क्या है, आदमी कैसा है, बल कैसा है, इसके आधार पर ही रहेगी। लेकिन गंभीरता व्याधि की जो है, या अचानक कोई सीरियस टर्न लेने वाला, ल्यूकेमिया के मरीज मैंने देखे हैं कि 90% या उसके ऊपर ब्लास्ट सेल्स है। अब ब्लास्टिक क्राइसिस करके एक कंडीशन आती है जिसमें तुरंत मौत हो जाती है। अगर हमें इसके बारे में पता नहीं है तो हम रुग्णों को नहीं समझा पाएंगे कि ये कंडीशन हो सकती है इस प्रकार से और तुरंत मौत हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेशंस के जरिए ब्लास्ट सेल्स इतने हैं। आज चंद दिन पहले एक इस प्रकार का मरीज पीबीएस में 80% ब्लास्ट सेल्स, बोन मैरो की तो बात ही छोड़। और उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है। वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद ये कंडीशन है कि पीबीएस पर 80% ब्लास्ट। तो अगर हमें इसके बारे में पता नहीं चलेगा, तो हम भूल कर सकते हैं कि ये इस प्रकार से अचानक मौत हो सकती है, ये हमें पता नहीं चलता। तो इन सभी बातों के बारे में हमें जानकारी होनी है, तभी हम इसके बारे में बता सकेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा खुद का मंतव्य ऐसा है कि अभी के जमाने में इन्वेस्टिगेशंस की कुछ हद तक सहायता लेना जरूरी है। उसका इंटरप्रिटेशन आयुर्वेद की दृष्टि से करे या उसकी गंभीरता को समझ लेवे, और कम से कम लोगों को बताने के लिए तो ये आवश्यक है। जब ये केस किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाती है और वो कहेंगे इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं किए, एक ऐसा डॉक्टर है इस प्रकार से, तो ये मुसीबत हमारे लिए नहीं है। इसमें दूसरी बाजू भी है कि इन्वेस्टिगेशन से अगर गंभीरता पता चलती है तो पेशेंट डिप्रेशन में जाने का खतरा है, ये भी आम चीज है।
कुछ लोग बार बार पूछते रहते हैं कि मैं फिर से इन्वेस्टिगेशन करूँ क्या। खास करके जब आयुर्वेद की दवा ट्रीटमेंट शुरू करते हैं पेशेंट को क्लिनिकली अच्छा रिलीफ है। एक महीने के बाद रिश्तेदार पूछना आरंभ करते हैं कि अब एक बार फिर से सोनोग्राफी स्कैन वगैरह करवाएंगे क्या। तो मैं कहता हूँ नहीं करें, क्योंकि स्कैन में अंतर नहीं आने वाला है। शायद ये भी बात हो सकती है कि बढ़ गया है, तो वो सोचेंगे एक महीने की हमने दवा की, क्लिनिकली तो पिक्चर अच्छा था, लेकिन क्या फायदा, अंदर तो डिसीज बढ़ ही रहा है इस प्रकार से। तो मैं उनको बताता रहता हूँ कि डिसीज प्रोग्रेशन और इम्यूनिटी प्रोग्रेशन पैरेलल चलते रहते हैं। जब तक इम्यूनिटी उतनी बढ़ती नहीं कि वो डिसीज को रोक सके, तब तक डिसीज बढ़ता है ऐसा ही दिखता है, लेकिन क्लिनिकली पेशेंट अच्छा रहता है। ये मैंने काफी मरीजों में देखा। तो इन्वेस्टिगेशंस की ये साइड भी ध्यान में रखनी जरूरी है। सभी में इन्वेस्टिगेशन से फायदा ही होगा ऐसा भी नहीं है। बायोप्सी एफएनएसी जैसे इन्वेस्टिगेशंस करने हैं नहीं करने हैं उसके बारे में गंभीरता से सोचना है। तो सोच समझकर सर्वांगीण दृष्टि से विचार करके क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि बस इन्वेस्टिगेशंस करनी ही है और चाहे उसका जो भी नतीजा निकले हमें कोई लेना देना नहीं है। एलोपैथी में तो ऐसा करते हैं कि हाँ ये इन्वेस्टिगेशन है, इसका ये परिणाम है कि आपको भुगतना है, आपको कैंसर है, एडवांस स्टेज का है, और बस आगे कुछ नहीं है इसके बारे में। तो ऐसी भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सत्य बताना है, लेकिन उस सत्य बताने से मरीज या उनके निजी रिश्तेदारों को नुकसान होने की संभावना है, वो डिप्रेशन में जाने की संभावना है। तो मत बताइए। ये काफी जगह इस प्रकार का मामला दिखता है कि मरीज को बताना है या नहीं बताना है कैंसर है इस प्रकार से। कई लोग बताते नहीं है, तो उसमें ऐसा होता है कि उसकी गंभीरता नहीं रहती। जब हम केवल दूध के लिए जिक्र करते हैं, अगर वो किताब पढ़ लेता है तो उसको पता चलता है कि दूध क्यों। किताब पढ़े बिना फिर दूध का जिक्र करते रहेंगे तो वो बोलता है क्यों मुझसे ये जबरदस्ती हो रही है, ऐसा क्या हुआ है मुझे। हाँ मैं क्यों दूध पीऊं। और अगर हम बता दें कि आपको कैंसर है इसलिए दूध पीना है, तो डिप्रेशन में जाने की संभावना ज्यादा है। तो सोच समझकर निर्णय लेना हर केस के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकार का। हमारा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। मरीज अच्छा हो जाए ये हमारा मकसद होना चाहिए, चाहे उसका कैंसर मिटे या न मिटे। लेकिन अगर मरीज भली भांति जिए बहुत सारे बरसों तक, जो मैंने पैंक्रियाटिक कैंसर विद लिवर मेटास्टेसिस विद सर्जरी विद केमो 2 महीने का लाइफ एक्सपेक्टेशन, मरीज 18 बरस जिंदा रहा, ट्यूमर वैसा ही रहा, तो ठीक है ना। हमारा मकसद ट्यूमर को ट्रीट करना है या मरीज को ट्रीट करना है। और भूल ये हो जाती है एलोपैथी में डिसीज को ट्रीट करते हैं, रोगी को ट्रीट नहीं करते हैं। वास्तव में हमारा मतलब रोगी से है, वो ठीक रहे, ये हमें देखना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य ही कैंसर को खत्म करना है या बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलकर रोगी को ज्यादा बरस जिंदा रखना है, ये हमें सोच लेना चाहिए। तो अभी कुछ मरीज आते हैं इस प्रकार से कि बुढ़ापे में कैंसर हुआ है और फिर केमोथेरेपी रेडिएशन सब करने से फायदा कम होगा, नुकसान बहुत ज्यादा होगा। और फिर हम केवल आपके पास बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आए, जितना हो सके बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले और जितनी आयु को बढ़ा सकते हैं उतना उतना बढ़ाने की कोशिश करें। इसी उद्देश्य से आते हैं। वेदस ने एक बार एक लेख लिखा था वृत्तपत्र में, और ये इसी प्रकार का था कि एडवांस केसेस में हम कैसे कर सकते हैं।
उसके पास काफी मरीज इसके आने लगेगा एडवांस स्टेज में कि बस हमें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। तो वो तंग आ चुका उसके बाद। So we have covered all these things in our advanced course, especially regarding various investigations and their clinicals and evidence for determining prognosis and designing treatment aspect. Yeah. तो मेरा सभी के अनुरोध रहेगा कि मेरे जो फाउंडेशन कोर्स और एडवांस कोर्स कैंसर के बारे में है वो करें। तो आपको तसल्ली होगी और ये मन में निश्चय करना है कि मैं कैंसर के मरीज को ठीक करूंगा। अभी वैद्यों की मानसिकता ही नहीं है कैंसर को ट्रीट करने। जो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट भली भांति दे सकता है वो कैंसर की ट्रीटमेंट भी कर सकता है, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए। और ये समाज की जरूरत है, हमारी जरूरत हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन इसके बारे में अगर हमें पता चले तो हम खुद सुधरेंगे, हम खुद अपनी जीवन शैली अच्छी रखेंगे, हम खुद ऑर्गेनिक या नैसर्गिक खाना खाएंगे वगैरह। और ये भी बड़ा फायदा है कैंसर की ट्रीटमेंट करने का, क्योंकि जब तक हम कैंसर के मरीज को देखेंगे नहीं, उनको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे नहीं, तब तक ये विचार आपके मन में नहीं आएंगे। मेरे विचारों में जो परिवर्तन आया इसका मूल कारण मैं इतने सारे मरीज कैंसर के देख रहा हूँ, इसलिए मैंने ये जिक्र किया। ठीक है, आज यही रुकते हैं, कल मानव निदान को लेकर बढ़ेंगे। शनिवार को अमावस्या है तो शनिवार को लेक्चर नहीं रहेगा, कल और परसों मानव निदान आगे बढ़ेंगे। माझ्याकडे सीए लंगचा रुग्ण होता, इन्फ्युजनने भरलेलं रेडिएशन केमो इतिहास केवळ 5-6 दिवसाचे, पण रुग्णकळ आपल्या चिकित्सावर राहायला सध्या रोज 1.5 लिटर दूध घेतोय, इफ्युजन आता निग्लिजिबल आहे। बहुत बढ़िया। तो इसमें ये सोचना है कि कैसे हम इसमें आगे तरक्की करें। तो सबसे अनुरोध है कि ये करो, फाउंडेशन कोर्स करो और इंडेक्स कोर्स करो, और मैं ये कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम ये एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ, तो उसमें भी शामिल हो जाओ। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भूमेतां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।